हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पवन बायो क्लासेस। और आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट डिप्लोमा इन पैरामेडिकल साइंस एग्ज़ाम। ओके, जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनमें जो डिप्लोमा होता है उसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये एग्ज़ाम है क्या। तो ये एग्ज़ाम है एक नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि पैरामेडिकल साइंस में डिप्लोमा कोर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ओके, और ये एग्ज़ाम एक गेटवे है, गेटवे टू हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोफेशनल कैरियर्स। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम होता है जो आप पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, मेनली वो कोर्सेज जो एक हेल्थ केयर के हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा, उसमें जो सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं उनमें डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और दिस एग्ज़ाम इज कंडक्टेड बाय वेरियस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बोर्ड्स। बहुत सारे बोर्ड्स हैं नेशनल वाइज और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम है क्या। तो दिस एग्ज़ाम इज एन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर पैरामेडिकल साइंस डिप्लोमा एडमिशन। ये एग्ज़ाम जो है ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है एडमिशन के लिए, किसमें, डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए, और वो भी पैरामेडिकल साइंस में। ठीक है, एसेसेस कैंडिडेट्स मेडिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। इस एग्ज़ाम से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो मेडिकल और साइंटिफिक नॉलेज है उसको एक्सेस किया जाता है और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। इट ऑल्सो इवेलुएट्स एप्टीट्यूड फॉर हेल्थ केयर सपोर्ट रोल्स। इसके अलावा ये भी चीज़ें इवेलुएट की जाती हैं कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें जो सपोर्टिव रोल्स हैं उसके लिए आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपका एप्टीट्यूड क्या है। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एग्ज़ाम की, कि इस एग्ज़ाम की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्ज़ाम करता क्या है। तो दिस एग्ज़ाम आइडेंटिफाइज टैलेंटेड हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोफेशनल्स। तो ये एग्ज़ाम फिल्टर आउट करता है उन कैंडिडेट्स को, उन प्रोफेशनल को जो कि पैरामेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और टैलेंटेड होते हैं और उसका एप्टीट्यूड रखते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड एंट्री इनटू पैरामेडिकल सेक्टर। पैरामेडिकल सेक्टर में जो आपकी एंट्री होती है, कि स्ट्रक्चर्ड एंट्री होती है, उसको ये प्रोवाइड कराता है और इंश्योर्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन पैरामेडिकल एजुकेशन। इस एग्जाम के थ्रू जो कि ये सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड हेल्थ केयर को, टैलेंटेड पैरामेडिकल कैंडिडेट्स को ये फिल्टर आउट करता है। तो क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो होता है पैरामेडिकल एजुकेशन का वो मेंटेन रहता है और इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट की में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं पैरामेडिकल साइंस में उसको ये क्रिएट करता है, क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं कि करियर आफ्टर एग्जाम, एग्जाम के बाद क्या क्या करियर हैं पैरामेडिकल साइंस में। एग्जाम के बाद क्या क्या करियर होते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। सबसे पहले तो आपका जो करियर होता है फ्रेंड्स पैरामेडिकल साइंस में, वो ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है या फिर आपने जो पैरामेडिकल साइंस के किस ब्रांच में एडमिशन लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका होता है MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, OT टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन या फिर डायलिसिस टेक्नीशियन या फिर रेस्पिरेटरी केयर टेक्नीशियन या फिर मेडिकल इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट। ये सारे कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, कुछ स्पेशल फोकस होते हैं पैरामेडिकल साइंस के अलग अलग कोर्सेज के। तो आप किस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका करियर आगे किस फील्ड में बूस्टअप होगा। ओके, बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो पैरामेडिकल साइंस से कैंडिडेट्स की जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉब की, वो है सपोर्टिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स। क्लिनिकल सेटअप में, क्लिनिकल एनवायरनमेंट में जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मेन जो डॉक्टर्स हैं और जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करना ही इसकी जो मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसके अलावा कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मेडिकल प्रोसीजर्स, जो MLT जो वगैरह के कोर्सेज होते हैं उनका ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और मेडिकल प्रोसीजर्स को वो आगे कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है, जो पेशेंट्स केयर होते हैं उनकी केयर, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर करनी होती है, उनको मॉनिटर करना होता है, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है। ओके, और जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं
उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है। और असिस्टिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस, अगर कुछ मेडिकल सिचुएशंस आ रही हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, उस केस में भी आपको असिस्ट करना होता है जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप 10th+2 की डिग्री आपके पास है, 10th+2 आपने किया हुआ है, कहाँ से? एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी एक पर्टिकुलर बोर्ड से अगर आपने 10th+2 किया हुआ है, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट जो है वो साइंस का है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। मेनली आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी जो होती है वो इंस्टीट्यूशंस पर भी डिपेंड करती है। जो मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होता है वो 45 to 50% होता है। जो एज लिमिट होती है वो 17 to 25 ईयर्स की होती है, ठीक है। कुछ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो अपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। ओके, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है एक रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका रिटन एंट्रेंस एग्जाम का। कभी कभी वो एमसीक्यू होता है, कभी कभी सब्जेक्टिव होता है। मेनली ज़्यादातर केस में वो एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और जो सिलेक्शंस होता है वो उसी एग्जाम के जो मेरिट बनती है उसी बेसिस पर होता है। तो जो आपके स्टेजेस होते हैं वही है कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसको आप क्वालिफाई कराओगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा है कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपने 10th में कितना स्कोर किया है, 12th में कितना स्कोर किया है, और एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें आपने कितना स्कोर किया है, वो भी कंसीडर किया जाता है। ओके, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम जनरली क्या पैटर्न होता है एग्जाम का? तो एग्जाम का पैटर्न होता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया एमसीक्यू फॉर्मेट होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है। ओके, और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली वो फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, जीके के होते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में निगेटिव मार्किंग भी लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। जो आप एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं? तो सबसे पहले होती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो वेटेज होता है वो 40 to 50% होता है। ओके, और जो इसमें फिजिक्स है वो 20 to 25% पूछा जाता है। केमिस्ट्री जो होती है वो भी 20 to 25% पूछी जाती है। जो आपका जीके होता है और रीजनिंग होती है वो 10 to 15% पूछा जाता है। और जो कोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो आपसे पूछे जाते हैं, तो उन पर फोकस करने की जरूरत है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, इस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान करना होगा। आपको ये प्लान करना होगा कि ये आप कितने दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, और हर दिन आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। ओके, इसके अलावा यूज एनसीईआरटी की बुक्स। आप जो एनसीईआरटी की बुक्स, टेक्स्ट बुक होती हैं, उनको आपको पढ़ना होगा, मेनली 9th to 12th। अगर ये आप थॉरली पढ़ रहे हो तो ये इस एग्जाम के लिए मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखना होगा, उनको सॉल्व करना होगा, और रेगुलर मॉक टेस्ट भी देना होगा, ठीक है। आपको जो टाइम मैनेजमेंट, मैंने बताया कि हर एग्जाम में ये खास पॉइंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और कुछ जो ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनसे उनसे अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उन शॉर्ट नोट्स को अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओके, बात करते हैं बेसिक रेफरेंस, बेस्ट रेफरेंस मटेरियल्स की। जो सबसे बढ़िया रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए? तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सबसे अच्छी बुक है। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आपको देखना होगा। और जो स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्जाम गाइड्स, कुछ ऐसे एग्जाम गाइड्स आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होती हैं, उनका अरिहंत टाइप की जो गाइड्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, अगर आप ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ओके, इसके अलावा जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, कुछ ऐसी बुक्स जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं वो है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी,
बाय डीसी पांडे। डीसी पांडे की जो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। और कॉम्प्रहेंसिव पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम गाइड्स, कुछ ऐसी गाइड्स आती हैं जो कि स्पेशली फॉर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होती हैं, वो आप प्रेफर कर सकते हो। या फिर एम्स एंड नीट प्रिपरेशन की बुक्स, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स हो जाती हैं। तो अगर आप इन्हीं सारे बुक्स में से कुछ सिलेक्टेड बुक्स को पढ़ रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। दैट इज मोर देन इनफ। ओके, बात करते हैं डू एंड डोंट्स फॉर द एग्जाम। एग्जाम में आप पहुंच गए, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले है कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। अक्सर लोग लड़के ये गलतियां करते हैं, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते नहीं और पहले ही जो आंसर दिमाग में क्लिक करता है उस पर वो टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और सोचना है, जानना है, ये समझना है कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तब आंसर देना है। ठीक है। और फिर होता है मैनेज एग्जाम टाइम इफेक्टिवली। जो एग्जाम की टाइमिंग होती है उसको इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। ठीक है। क्यों, कैसे? और वो क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। जो आपको क्वेश्चंस आसान लगते हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए और काम रहिए, फोकस्ड रहिए, शांत रहिए। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं। ठीक है। फोकस्ड रहिए, दिमाग आपका इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। एंड कैरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अक्सर एग्जाम में बच्चे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि नहीं ले जा पाते हैं, अपना एडमिट कार्ड या फिर अपनी आइडेंटिटी कार्ड, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि एग्जाम सेंटर में पूछे जाते हैं और वो उन्हें एग्जाम छोड़ना पड़ता है, तो आप ऐसा मत करिए। एंड रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। एग्जाम के जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और अकॉर्डिंगली एग्जाम देना होता है। और क्या आपको नहीं करना, सबसे पहली चीज आपको पैनिक नहीं होना है। डोंट पैनिक। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसका असर अपने अगले क्वेश्चन पर मत पड़ने दीजिए। ठीक है। दूसरा है अवॉइड रैंडम गेसिंग। अक्सर बच्चे एग्जाम में रैंडम गेसिंग करने लगते हैं। पहले का ए हुआ तो दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा, चौथे का डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी, फिर डी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रैंडम गेस नहीं करना है। जो आपको आंसर पता लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, आप उसी एग्जाम पर क्लिक करिए, उसी ऑप्शन पर क्लिक करिए, उसी ऑप्शन पर टिक करिए। ओके। अगला है कि डोंट गेट स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। कई बार होता है क्या है कि एक क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट मिला, हम उसी पर अटक गए, आगे क्वेश्चन हम देख ही नहीं रहे हैं। वो आपको नहीं करना है। ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पहले देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। उसके अलावा है अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। लास्ट मिनट पर जो जल्दबाजी होती है, हम लोग कुछ भी भरना उल्टा सीधा शुरू कर देते हैं, वो आपको नहीं करना। लास्ट मिनट की जो क्रैमिंग होती है वही अक्सर ले डूबती है एग्जाम में। ठीक है। तो आपको लास्ट मिनट की क्रैमिंग से बचना होगा, हड़बड़ी नहीं करनी होगी आपको लास्ट मिनट में। उसके अलावा है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की जो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले चीज क्या है कि क्रिएटिव कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नोट्स। कुछ ऐसे स्टडी नोट्स बनाइए जो कि कॉम्प्रहेंसिव हों, शॉर्टकट्स हों, जिनमें कुछ बेसिक्स हों। ठीक है। जो कि आप आसानी से पढ़ लें, समझ लें, उसको ऑपरेट करिए। फिर जो माइंड मैपिंग टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, उनको यूज करिए। ठीक है। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए और डेवलप करिए कुछ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 2 घंटे पढ़े, एक दिन 4 घंटे पढ़े, बाकी 10 दिन पढ़ाई ही नहीं किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक कांस्टेंट स्टडी रूटीन आपको डेवलप करना होगा। इसके अलावा यूज ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। अगर आपके पास कुछ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज हैं, कहीं से आप अरेंज करा सकते हैं, तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ज्वाइन करिए कोई स्टडी ग्रुप्स। अगर कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सबसे मेन चीज़ है कि अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करिए, ध्यान रखिए, वो आपको फायदा पहुंचाएगा। ओके। बात करते हैं फैक्ट्स एंड मिथ की। इस एग्जाम के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे मिथ हैं जो आपको जानना चाहिए। फैक्ट ये है कि एग्जाम कॉम्पिटेटिव है, इसमें काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये मेरिट बेस्ड इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है। एग्जाम में आप कितना स्कोर कर रहे हो इस पर आपकी मेरिट डिपेंड करती है। और कंप्रहेंसिव साइंटिफिक नॉलेज असेसमेंट, इसमें ये देखा जाता है कि आपका जो बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट हैं साइंटिफिक नॉलेज के, वो कैसे हैं, वो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ग्रोइंग डिमांड्स फॉर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। ये सच है कि जैसे जैसे हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ता जा रहा है, जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। बात करते हैं कुछ मिथ की। तो कुछ मिथ ऐसे कि ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स कैन क्लियर द एग्जाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी साइंस बैकग्राउंड का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है।
ओके। दूसरा है कि लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटी। कई लोगों को लगता है कि यार एक डिप्लोमा करने से क्या हो जाएगा, कोई करियर अपॉर्चुनिटी बहुत इसकी कम है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जो करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स हैं, एक्सपेंडिंग है, करियर पाथ्स हैं। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमें दिन पर दिन एक हेल्थ केयर सेक्टर जो होता है वो अपने हॉराइजन को एक्सपैंड करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ता जा रहा है, जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। स्किल्स क्या क्या जरूरी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए? सबसे पहले आपका जो साइंटिफिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप छोटी से छोटी डिटेल पर भी अपना अटेंशन दे सकें, इस पर फोकस करिए आप। इसके अलावा जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो आपके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि आपको पेशेंट्स को डील करना पड़ता है, पेशेंट्स की फैमिली को डील करना पड़ सकता है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कंपैशन एंड पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, जल्दबाजी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, फोकस आपका होना चाहिए। और फिजिकल एंड मेंटल स्टैमिना होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट से काफ़ी देर लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ सकता है, आपको काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को डील करना पड़ सकता है, तो वो स्टैमिना आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, बात करते हैं करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर एक वर्टिकल ग्रोथ मिलती है हेल्थ केयर सेक्टर में। प्रमोशन यहाँ पर आपके डे बाय डे एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता चला जाता है। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन पर भी आपके प्रोसेस डिपेंड करते हैं। जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग मेडिकल फील्ड की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन आपको ये करियर दिला सकता है। ठीक है, जो आपके पास फिर इसके अलावा डिप्लोमा के बाद हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, जैसे कि बीएससी इन पैरामेडिकल साइंस। अलग अलग पैरामेडिकल साइंस में आपको ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स है, प्रोग्राम्स एक पर्टिकुलर फील्ड पैरामेडिकल की, उसमें आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलती हैं? आपको हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, जो रिसर्च सेंटर्स हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका एक पोटेंशियल इंटरनेशनल करियर प्रॉस्पेक्ट बनता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको अब्रॉड मिल सकती हैं, इंडिया के बाहर भी मिल सकती हैं डिप्लोमा के बाद। एज अ कंक्लूजन हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम है, इट इज़ अ प्रॉमिसिंग करियर गेटवे। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया है तो आपके पास एक अच्छा खासा करियर की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना होगा आपको। ठीक है, आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी डेडिकेटेड होना चाहिए, और ये ऑफर करता है मीनिंगफुल हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं, वो इससे आपको मिलती हैं। और इसका सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड कमिटमेंट। अगर आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और कमिटमेंट के साथ पढ़ रहे हो, डेडिकेशन और फोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो आप इजिली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।